स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का इस सेशन में, जो आज पूर्णिमा की रात को पूरे चांद की चांदनी में हम सभी कवि मन आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो एक छोटी सी 4 लाइन की मेरी कविता है, जिसके माध्यम से मैं ये शुरुआत करना चाहूंगी और फिर सभी कवि मनों का परिचय आपसे करवाऊंगी। फलक पर पूरा चांद जब चांदनी बिखेरता है मेरे मन के आंगन में, फलक पर पूरा चांद जब चांदनी बिखेरता है मेरे मन के आंगन में, तो जी करता है उस चांदनी को कलम में भरकर एक नज्म तुम्हारे नाम लिखूं। जी करता है उस चांदनी को कलम में भरकर एक नज्म तुम्हारे नाम लिखूं। आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन, और ये पूर्णिमा का चांद सभी के लिए शुभ हो। तो चलिए मैं परिचय कराती हूँ आपका सभी कवि मनों से। मेरे साथ हैं अभिषेक मिश्रा, संजय मनचंदा, अविनाश जोशी, बबीता पोदार, दीवा मेहता, विजया लक्ष्मी जांगीर विजया, निखिल कपूर, और 2 बहुत ही उभरते हुए कवि हैं, हर्ष शर्मा और जियाना जिठानी। ये दोनों बच्चे स्टूडेंट हैं और मुझे बहुत गर्व होता है इन दोनों बच्चों को मैं देखती हूँ। एक सेशन इनके साथ अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लिया था। बहुत ही उम्दा लेखक हैं दोनों और बहुत ही गहरी सोच के साथ ये दोनों लिखते हैं। तो सेशन की शुरुआत हम करते हैं अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। कुछ सुनना चाहेंगे अंशु जी? जी जी बिल्कुल, आपकी कविताएं। देखिए, अभी सावन का मौसम खत्म हुआ है, तो बारिश के दौरान मैंने कुछ नई रचनाएं लिखी थी, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। बारिश और बिरहा का मुझे लगता है हमेशा से कनेक्शन रहा है जी, बारिश के अंदर मैंने कुछ लिखा था। आपको मैं मेरी पहली रचना सुनाता हूँ। ये कोई प्रेम पर है, बिरहा पर है, लॉस्ट लव पर है, उसके ऊपर मैंने लिखा है। सवाल आज भी कई आते हैं मेरे मन में कभी, सवाल आज भी कई आते हैं मेरे मन में कभी, याद की आती होगी तुम्हें मेरी आज भी। रिमझिम बरसात होती होगी रात में जब कभी कभी, क्या याद आती होगी कमरे और छत के दरमियान वो खुले दरवाजे की, कमरे की फर्श से कुछ हटी हुई, छत के ऊपर कुछ उठी हुई, हमारे यूं लिपटने की, रोमांच की, आंसुओं के बहने की। क्या याद आती होगी यूं कमरे में जाकर गिलास लाने की, कुछ खुद पीने की, कुछ मुझे पिलाने की, वो बारिश की बूंदों के बरसने की, कुछ वो छींटे आंखों में पड़ने की, वो बादलों के गरजने की, वो हवाओं के बहने की। याद की आती होगी वो अतीत की हर बात एक दूजे से साझा करने की, वो आने वाले कल में ख्यालों को पिरोने की, एक दूजे का उसमें बार बार जिक्र करने की। सवाल आज भी कई आते हैं मेरे मन में कभी, याद क्या आती होगी तुम्हें मेरी आज भी। रिमझिम बरसात होती होगी रात में जब कभी कभी। बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा। आपने तो सावन को जाने के बाद फिर से सावन को एक बार हमारे समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। तो एक रचना और मैं चाहूंगी आपसे। ये भी मैंने बारिश में ही लिखी थी और समहाउ बारिश के दौरान ही लिखी थी। ये भी मैंने एक लॉस्ट लव के ऊपर ही लिखी है। शादी के बाद आदमी को अक्सर लॉस्ट लव की याद आती है। जुदा हुए अरसों, भूले बिसरे बरसों, अब बिरहा लौट कर आई जब आसमान में काली घटा छाई। मन उत्कंठित, मन उत्पीड़ित, अब नीर की धारा आंखों में आई जब मेघ से झमाझम बरसात आई। तन शिथिल, तन संकुचित, अब रोम रोम में सौगात आई जब मेघ से चुभते तीरों की बौछार आई। बरसों प्रिय, जुदा हुए अरसों, अब बरसों बाद याद आई जब घुमड़ते बादलों से गरजते कुछ आवाज आई। बहुत ही उम्दा आपकी दोनों रचनाएं, और सावन की एक बार फिर से आपने याद दिला दी। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी बबीता पोदार का, जो सूरत से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखती हैं, जीवन से, जिंदगी से जुड़ी इनकी कविताएं होती हैं। बबीता जी, स्वागत आपकी रचनाओं के साथ। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने आज वर्ल्ड पोएट्री डे के दिन मुझे ये अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज वर्ल्ड पोएट्री डे है, इसके लिए कुछ राइटिंग के ऊपर ही मैंने लिखा है।
और उसका टॉपिक है लेखक की कलम से। लेखक की कलम से। कवि केवल अल्फाज नहीं पिरोते, कवि केवल अल्फाज नहीं पिरोते, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव लाती हुई बहुत सारी संभावनाओं वाली अनूठी ऊर्जा भी पिरोते हैं। पिरोते पिरोते न जाने कितने तजुर्बे और अनुभव द्वारा अपने मुख शब्दों से अद्भुत प्यार और शांति का संदेश फैला जाते हैं। कहीं गम को हर जाते हैं तो कहीं दिया बनकर रास्ता दिखा जाते हैं। शब्दों की ताकत से मन की अथाह भावना को उकेर कर न जाने कितने मन पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़कर सपनों की मंजिल पर पहुंचाते हैं। शब्दों की खूबसूरत रंगोली में न जाने मन के न दिखने वाले कितने रंग डालकर माहौल को रंगीन और खुशनुमा बना जाते हैं। कहीं साथी का काम करते हैं तो कहीं गुरु बनकर ज्ञान दे जाते हैं। पुस्तक के हर पन्ने पर जिंदगी से जुड़ी रोचक बातें डालकर उसमें हमेशा के लिए जान डाल देते हैं। जब और कहीं कोई नहीं होता है पास में, जब और कोई नहीं होता है पास में, तब किसी न किसी की लिखी पुस्तक से हम अपने विचारों पर काम कर खुद के लिए प्रेरक बन जाते हैं। पेंसिल से रेखांकित करके काम की बातों पर अमल कर जीना इसी का नाम है बतला जाते हैं। वास्तव में शब्दों के सागर में डुबकी लगाकर न जाने कितनी काम की बातों को चुन जाते हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं होती सीखने में, उम्र की कोई सीमा नहीं होती सीखने में। नित नया ज्ञान लेकर विद्या को सदैव हम अपने प्यारे साथी के रूप में पाते हैं। गर्व है मुझे, गर्व है मुझे खुद के लेखक बनने पर, क्योंकि मेरे अल्फाज हवाओं के जरिए आशा की किरण से अच्छी लहर फैलाते हैं। क्योंकि मेरे अल्फाज हवाओं के जरिए आशा की किरण से अच्छी लहर फैलाते हैं। अंशु जी। बहुत ही बढ़िया जी। हाँ, अभी अब दूसरा में एक खत काव्य प्रेमियों के नाम लिखा है। जादू की झप्पी जैसी होती है कविताएं, जादू की झप्पी जैसी होती है कविताएं। जब वक्त रुक सा जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, तब काव्य रस में डूबकर बहुत मजा आता है। पलक झपकते ही वक्त आनंद के साथ बीत जाता है, न कोई शिकायत नजर आती है, न ही वक्त बेकार जाता है। केवल खुद के विचारों का भरपूर साथ होता है, कड़ी धूप में भी छाया बन जाता है। विचलित करने वाली हवा भी स्थिर हो जाती है, मन को मिलता है बहुत सुकून, शांति और सकारात्मकता। मेरी गहरी दोस्त मेरी लेखनी मेरे मन की गहराई को छू जाती है और बना देती है प्यारी सी काव्य। मैं कहीं भी जाऊं मेरा पूरा साथ निभाती है, दिन हो या रात चलती है बनकर मेरा प्यारा साया। जब से रोज लिखने लगी हूँ जुड़ चुकी हूँ आप सभी से, जब से रोज लिखने लगी हूँ जुड़ चुकी हूँ आप सभी से। खुशी मिल रही है अपार, फैला रही हूँ संदेश प्यार का, यही है मेरी सबसे बड़ी माया। जिसे मैंने आप सभी के साथ पाया, तभी तो मुझे खुशियों भरा संसार नजर आया। थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपकी कविता जी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि लिखने से हम बहुत अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं। आज देखिए आप 10 लोग मेरे साथ हैं और ये सब कलम के जरिए, कविताओं के जरिए ही मुझसे भी जुड़े हुए हैं, और अब आप आपस में भी एक दूसरे से जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ नव सृजन जरूर होगा। बहुत ही सुंदर आपकी रचनाएं बबीता जी। और अब मैं स्वागत करूंगी संजय मनचंदा जी का। संजय जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, पेशे से वकील हैं लेकिन कवि मन है। तो अगली कविताएं संजय जी से। कवि मन तो मुझे आई डोंट नो, अभिषेक जी का और बबीता जी का पढ़ने के बाद, ऐसा सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरी तो कहानियां ही है कि कविता जो है पता नहीं कहाँ से निकलेगी। बट एनीवे मैं आपको 2 कविताएं भी पढ़ के बता रहा हूँ। ये 2 फील है, एक थोड़ा सा मायूसी भरा है, एक हास्य कविता है। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि थोड़ा सा जो मायूसी वाली है, ये कविता मैंने लिखी थी सुशांत की डेथ के बाद। तो एक दिन अचानक ही सुबह 4 बजे उठ के मैं लिखना शुरू कर दिया। बेसिकली ये कविता जो है ये है ताकि आप सब लोग समझें कि डिप्रेशन की जो है साइंस क्या है और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो उसके ऊपर मैं ये पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है काश मैंने उससे पूछ लिया होता।
काश मैंने उससे पूछ लिया होता जब पहली बार उसे यूं ही मुस्कुराए था देखा। बात कुछ भी रही पर खामोश पाए सा देखा। हल्के से स्पर्श पे उसका चौंक जाना और फिर उसका बिन बात उठ के चले जाना। काश मैंने उससे पूछ लिया जब उसको शून्य में निहारे था देखा। बस दूर तक नजरें टिकाए था देखा। चाय की प्याली इंतजार करते देखी, फीतों से उंगली खिलवाड़ करते देखी। काश मैंने उससे पूछ लिया होता जब बिस्तर पे लेटे उसका छत को निहारना, बालों में उंगलियां देर तक घुमाना और फिर ले करवट फर्श पर आके टकटकाना, न जाने क्यों चींटी को साथी बनाना। काश मैंने उससे पूछ लिया होता जब हवा के पन्नों का कब पलट जाना, बिन बिजली में उसका घंटों बिताना, हरी ठंड में उसको पसीने सा आना, बारिश में बूंदे हाथ में ले बड़बड़ाना। काश मैंने उससे पूछ लिया होता जब फोन की घंटी का बजते ही रहना और प्यार भरे गानों पर उसका बिफरना, दोस्तों से फिर उसका कोई बहाना बनाना और अपने मोबाइल को घंटों सहलाना। आज लेटे शैया पे उसका सुकून से सोना, लकड़ी के बिस्तर का महसूस ना होना, कहीं दूर चला वो समेटे अपने अंदर, कई रात ऐसे भर जाए समंदर। मैं बस बड़ा सोचते जा रहा था कि क्या मुझसे वो कहे जा रहा था। समझा ना मैं अपनी धुन में न जाने सामान उसके भविष्य का जोड़े जा रहा था। कई बार आंखें बयां कर रही थी, सुनो मेरी कहानी, सुनो मेरी जुबानी, ले लो बाहों में संभालो तुम मुझको, लिए गोद में मेरी सहलाओ पेशानी इस मस्तक, लिए गोद में मेरी सहलाओ पेशानी। न मालूम किस गम में घुले जा रहा था, किसी अपने को खोजे जा रहा था, किसी अपने को खोजे जा रहा था। काश मैंने उससे पूछ लिया होता। So this is बेसिकली मतलब जो साइंस ऑफ डिप्रेशन है और हम समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा जो है बच्चों का अपने प्रियजनों का ध्यान दें, उस पे जो है ये लिखा था मैंने। तो नाउ कमिंग टू अदर पार्ट, थोड़ा सा मैंने अब आपको कोशिश करता हूँ हंसाने की कि ये आत्मकथा तो नहीं है मेरी, पर मतलब कुछ सच्चाई भी है इसके अंदर। तो ये है जब हमें हुई मोहब्बत, जब उम्र थी तब हुआ नहीं और जब हुआ तो उम्र ना रही। सॉरी, जब हमें हुई मोहब्बत, तो स्टार्टिंग अगेन। प्यार भी बड़ी नामाकूल चीज है, जब उम्र थी तब हुआ नहीं और जब हुआ तो उम्र ना रही। पुत्र हमारा कर चुका था पार 25, पर बीवी ना बड़ी साल ऊपर भी 38। खैर आपसे क्या छुपाएं अपनी उम्र का हाल, कर चुके हैं पार 50 और कमर है बेमिसाल। 48 से नीचे पतलून फंसती नहीं और शर्ट हमारे साइज की मिलती नहीं। ताउम्र कामकाज में रहे संगीन और बाल हो चुके थे काले से नमकीन। सोचते जरूर थे हम भी होते शाहरुख सलमान, भरती हम पे लड़कियां छूते आसमान। फिर कुछ दिन पहले हुआ एक हसीन से सामना, जो लाखों में एक और हुस्न तो पूछो ना। कामकाज की बातें हुई, नजरें 2 से 4 हुई, लगती थी वो आसमां से उतरी परी और एक हम थे, छुट्टी भी जिसकी दिखती नहीं। फिर एक दिन हिम्मत कर पूछ लिया हमने, चलोगी चाय पर या डिनर कराएं तुम्हें। बोली क्या करेंगे सर, बोरिंग जगह चल के, चलना है तो पब चलिए, ऐश करेंगे खुल के। भैया अपनी तो हो गई 50-50 गुम, समझ ना आया क्या करेंगे वहां जाकर हम। डांस हमको आता नहीं और शोर से हम परेशान, अब सर दिया उखली में तो क्या डरना श्रीमान। कसी जीन्स और डाली टी शर्ट और बन गए गुलफाम, और जा पहुंचे उस पब में भैया करने शाम जवान। पहले तो घुसते ही टकराए इतना था अंधेरा, मनी मन सोच में पड़ गए, वालिया अब क्या होगा तेरा। मेन्यू कार्ड में अजब सी चीजें नाम उनके अनजाने, ऑर्डर कर दिया हमने कुछ शाकाहारी खाने। छोटी सी ड्रेस डाले वो लग रही थी क्यूट, और हम 2 की सीट पे बैठे हो रहे थे कंफ्यूज। कब बोलेगी डांस तो कर लो बाहों की बाहों में, सोच यही दिल मारे गुलाटी पिछले मन ही मन में। इतने में एक लड़का आया बैठा उसकी बगल में, इससे पहले चढ़े त्योड़ियां चूमा दोनों ने शन में। अब हो गई हालत पतली, सुनती ना कोई बात,
दिल कहे मारो साले को घुसे मुक्के लात, घूम के बोली उस लड़के से डार्लिंग मिलो तुम इनसे, है तो सर पर प्यारे इतने दिखते डैडी इनमें। कांच टूट गए उठा समंदर छूने चांद गगन में, धरती ले लूं समाधि सोचूं मन में, हिम्मत कर और बंद कर आंखें जो निकले शब्द मेरे कंठ से, आज करता हूं आज भी को तो सिरहन दौड़े मन में। बोला बेटा अब तुम बैठो, हो गए हम बहुत लेट, करती होगी आंटी तुम्हारी घर पर हमारा वेट, करती होगी आंटी तुम्हारी घर पर हमारा वेट। तो ये this is something that keep writing. बेसिकली मैं बस वही है, अपने आसपास की चीजें ऑब्जर्व करता हूँ। मैं थोड़ा मतलब जो बबीता जी और अभिषेक जी जो कविताएं कह रहे हैं मेरे को तो जो है वाकई जो है बहुत पसंद आई है। काश मैं कभी इतना पढ़ के जो है आई कैन ऑल्सो रिसाइट दिस काइंड, और आई कैन राइट फर्स्ट एंड रिसाइट दिस। तो आई डोंट नो, अगर अंशु जी इजाजत देंगी तो मैं पढ़ सकता हूँ, नहीं तो अपने सेकंड राउंड में पढ़ लूंगा मैं। नहीं, बहुत बढ़िया। आपकी दोनों कविताएं बिल्कुल बैलेंस करती हुई थी। एक में आपने जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाया, हालांकि ये भी एक सच्चाई ही थी जो गुदगुदा गई, मुस्कुराहट दे गई सभी के चेहरों पर। तो बहुत ही उम्दा आपकी प्रस्तुति। और अब मैं स्वागत करती हूँ निखिल कपूर का। निखिल, आप फैशन डिजाइनर हैं और बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं। इनकी कविताएं बहुत पसंद आती हैं, बहुत ही गहरी प्रेम में डूबी हुई, विरह में लिपटी हुई कविताएं होती हैं निखिल की भी। तो निखिल, स्वागत आपका। सुने आप सबको, लिखता क्यों हूँ ये तो मुझे भी खुद नहीं पता, बस लिख लेता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने लिखा था जिंदगी के ऊपर। कविता का शीर्षक है जिंदगी गई। छपा था ये अखबार में, कल जिंदगी गई, न जिंदगी रही इसकी आदतें थी। कुछ निशान हैं इस खबर के, कुल्हड़ों की छलकी चाय के, कुछ दाग हैं बचे हुए समोसों के तेल के। सूख गए हैं निशान, नमी दागों की गई। खबर हुई पुरानी मगर जबान पर स्वाद बनकर जैसे ठहरी रही। न जिंदगी रही न उसकी आदतें रही। टूटी हुई घड़ी में है वक्त कब से ठहरा हुआ, टूटी हुई घड़ी में है वक्त कब से ठहरा हुआ। चाबे भरने वाली उंगलियां भी अब किसी और की हुई। न जिंदगी रही न उसकी आदतें रही। आते हुए कदमों के निशान जो सजते थे जोड़ी पे, उन पे से जाते हुए कदमों की परछाइयां गई। न जिंदगी रही न उनकी आदतें रही। उम्र के साथ माना की धुंधला जाती है पहचान भी, झुर्रियों में मगर आज भी कुछ खुशबुएं थी। न जिंदगी रही न उसकी आदतें रही। छिपा लाए थे वक्त के एल्बम से कुछ तस्वीरें अपने साथ, आंखों के साथ साथ हो गई। न जिंदगी रही न उसकी आदतें रही। गंगा की मौज पे बस कुछ रोशनियां सदियों तक बहती रही। शायद कभी छपी थी किताब में कोई खबर, कल जिंदगी गई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत छोटी सी दूसरी वक्त के ऊपर है। कई बार हम लोग वक्त को लेके ही, पूरा जीवन वास्तव में वक्त का ही खेल है। कविता का शीर्षक है वक्त है जनाब। वक्त है जनाब, गुजरता है गुजर जाएगा। वक्त है जनाब, गुजरता है गुजर जाएगा। मत सुलझाना इसे, वक्त है और उलझ जाएगा। माना कि बहुत किस्से लिखे हैं जनाब, जरा बताना आपकी कहानी में कल कौन सा पन्ना लिखा जाएगा। वक्त है जनाब, गुजरता है गुजर जाएगा। ये जो छाती ठोक के मिसालें देते हो अपनी दोस्ती की जनाब, देखना ये धागा भी कभी ना कभी टूट जाएगा। वक्त है जनाब, गुजरता है गुजर जाएगा। सांस का क्या है आती है जाती है जनाब, बस ये देखना
के चलते ही माहौल बदल जाएगा। वक्त है जनाब, गुजरता है गुजर जाएगा। बहुत चौड़े होकर गिनाते हो अपनी तस्वीरों पे चढ़े हाथ, बहुत चौड़े होकर गिनाते हो अपनी तस्वीर पे चढ़े हाथ। वसीयत खुल जाए तो एक बार फिर इन्हें चौड़ा होके गिना जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। कुछ भी नहीं हासिल ये जो मुट्ठी में बांधे बैठे हो जनाब, कुछ भी नहीं हासिल ये जो मुट्ठी में बांधे बैठे हो जनाब। खुली हथेली पे कम से एक लम्हा तो ठहर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। माना कि अंदाज बहुत है यहाँ जिंदगी गुजारने के जनाब, माना कि अंदाज बहुत है यहाँ जिंदगी गुजारने के जनाब। किसी और के लिए जीना शायद हमें कभी नहीं आएगा, और के लिए ना शायद हमें कभी नहीं आएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। शुक्रिया आप लोगों को बहुत ही उम्दा। बिल्कुल वक्त को हम नहीं बांध सकते। जैसे लगता है मुझे भी, मेरी ही कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं कि काश हम वक्त को भी बांध लेते जैसे हम घड़ी बांधते हैं कलाई पर, लेकिन मजबूर है, नहीं बांध सकते। तो बहुत ही उम्दा आपकी कविताएं दोनों देखें। और अब मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर दिवा मेहता का। डॉक्टर दिवा, आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए आप। सभी को नेशनल पोएट्री डे की बधाई देते हुए और अभिवादन करते हुए और अंशु जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगी। चंद पंक्तियों से कि कविता मेरे लिए क्या है, उसके बाद में मैं अपनी कविता पर आऊंगी। कि जीवन की तप्त धूप में एक शीतल छांव है कविता, भीड़ और शोर से भरे शहर में एक शांत गांव है कविता, भागते हुए से युग में विश्राम युक्त पड़ाव है कविता, हृदय की हलचल का शब्दों में जमाव है कविता, या यूं कहें संक्षेप में कि मानव का स्वभाव है कविता। और अब बढ़ती हूँ मैं अपनी पहली कविता की ओर। कोरोना काल चल रहा है। कोरोना लॉकडाउन पीरियड में हम सभी ने मैं मानती हूँ कि कुछ न कुछ लिखा होगा, तो मेरी उसमें से एक रचना, शहरों को मरघट इंसानों को भूत बना गया, दिलों में सबके कैसा डर अकूत बिठा गया, भूमंडलीकरण के बीच आ गई सामाजिक दूरी, घर में ही कैद रहने की कैसी ये मजबूरी, खुद अदृश्य होकर भी सर्वत्र छा गया, सारे जहां की बाकी हेडलाइंस खा गया, चंद दिनों में लगने लगा सब कुछ खिलौना सा, एक विषाणु के आगे सारा संसार खिलौना था, विषय सभी गौण बस गणित का है वर्चस्व, संदिग्ध पॉजिटिव नेगेटिव की गिनती में खोया सारा ही विश्व, किसने अनुसंधान किया और किसने कितना दान किया, होड़ लगी कल्याण की भी करते ही ऐलान किया, कुछ करते रहे सगाई कुछ तिरस्कार करते रहे, विपदा में व्यक्तित्व की पहचान के आधार मिलते रहे, ये वक्त भी गुजर जाएगा जीत ही जाएगी जिंदगी, पर जो भी दी है नसीहतें जहन न भूलेगा, जो भी दी है नसीहतें जहन न भूलेगा। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मेरी अगली कविता है क्या कसूर था। आप सुनेंगे तो खुद ही समझ पाएंगे कि इसका क्या मंतव्य है। जी, इन आंखों का क्या कसूर था, अपनों को खुश ही तो देखना चाहा था, फिर क्यों आज ये उनकी प्रतीक्षा में पछताई है, उनकी राह तकते तकते लेकिन दबदबाई है। इन कानों का क्या कसूर था, नाती पोतों की किलकारियां ही सुननी चाहिए थी, फिर क्यों आज इनकी दुनिया की आवाजें इनकी खाती नहीं है, कहती है वो अब हमारे मुनासिब नहीं है। इन होठों का क्या कसूर था, ये तो आशीर्वचन की देते थे, आज तो ये खुलने का मौका ही तलाश रहे हैं, जैसे पतझड़ में फूट पर कुछ सूखे पलाश रहे हैं। इन हाथों का क्या कसूर था, जो सहलाकर चिरंजीवी कर देते थे, आज ये कुछ कर सके इतनी इनमें शक्ति नहीं है, और कोई इन्हें सहलाए तो इतनी किसी की आसक्ति नहीं है। इन पैरों का क्या कसूर था, जीवन की राहें तय करनी चाहिए,
आज ये सामने के बाग तक भी नहीं चल पाते हैं, और जो इन्हें ले जा सकते हैं वे पास ही नहीं आते हैं। इस दिल का क्या कसूर था, नेक दुआ दी थी अपनों को, आज बंद दीवारों के सीलन में यह घुट रहा है। उम्र भर खुशी लुटाने वाला वीरान गमों से लिख रहा है। इस असहाय का क्या कसूर था, थोड़ा सा सहारा ही तो मांगा था। जिन्हें उंगली पकड़ चलना सिखाया उनका कंधा भी नहीं मिला है, फिर भी उन्हें आज तक किसी से नहीं कोई गिला है। इस बुढ़ापे का क्या कसूर था, अपने बनाए स्वर से थोड़ा सा आसमान भी तो मांगा था। क्यों धरती से भी वंचित कर इन्हें गर्द में छोड़ दिया है। आखिर क्यों इस निरपराध को इतनी सजाओं का जोड़ दिया है, आखिर क्यों इस निरपराध को इतनी सजाओं का जोड़ दिया। बहुत ही उम्दा आपकी कविताएं, और जो जिस तरह से आपने शुरुआत करी थी कि कविताओं को एक सुंदर सा शांत गांव बताया, वाकई में एक सुंदर सा शांत गांव ही होती है कविताएं, जहां पर हमारे जैसे कवि मन बैठ के थोड़ी देर सुकून पाते हैं, शांत भाव से बैठने की कोशिश करते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी विजया लक्ष्मी जांगीर का विजया, जो एक अलग अंदाज में हमेशा कविता पाठ करती हैं, बहुत ही रोचक अंदाज उनका रहता है। विजया, स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार अंशु जी, शोमेंद्र जी, और ये जो मंच है सभी को नमन करती हूँ। सबसे पहले एक कवि के रूप में मैं अपने आप से एक प्रश्न करती हूँ कि मैं कविता क्यों लिख रही हूँ। कविता लिखने के कई सारे कारण होते हैं। या तो आप अपने मन की भड़ास निकालना चाहते हैं, अपने भाव किसी को दर्शाना चाहते हैं, या फिर आप किसी को कुछ संदेश देना चाहते हैं, या आप बदलाव चाहते हैं। तो जिस भी उद्देश्य से हम कविता लिख रहे हैं वो उस कविता में झलकता है। मैं कविता क्यों लिखती हूँ ये मेरी चंद पंक्तियों के द्वारा रखते हुए मैं अपनी अगली प्रस्तुति पर आऊंगी। मैं कलम हूँ चुप रहूं कैसे, मैं कलम हूँ चुप रहूं कैसे, और चुप्पी का ये दंश सहूं कैसे। मैं कलम हूँ चुप रहूं कैसे, और चुप्पी का ये दंश सहूं कैसे। भविष्य को दर्पण दिखाने का दायित्व है मुझ पर, भविष्य को दर्पण दिखाने का दायित्व है मुझ पर। अतीत की परछाइयों से फिर दूर रहूं कैसे। मैं कलम हूं चुप रहूं कैसे। मेरी शाही न बिखरी दर्द पर तुम्हारे, मेरी सख्तियां न टूटी कष्ट पर तुम्हारे, तो क्या औचित्य। शक्ति के गुणगान का वैभव छूकर भी न गुजरे मुझे, कीर्ति यशगान के स्वर्णिम शिखर ही मेरे बोल न हो। काई जमी पानी की परत के नीचे, काई जमी पानी की परत के नीचे चुप होकर सड़ना मंजूर करूं कैसे। मैं कलम हूं चुप रहूं कैसे, और चुप्पी का ये दंश सहूं कैसे। जानती हूं अपनी कीमत। मैं यहाँ तुलसीदास जी को याद करना चाहूंगी, मैं कबीर को याद करना चाहूंगी। हजारों साल पहले उन्होंने लिखा और आज भी प्रासंगिक है। ये होती है कविता, हर युग के लिए, हर समय के लिए लिखी जाती है। किसी एक समय विशेष या विषय विशेष पर ना ध्यान देकर के उसे सार्वकालिक या चिरकालिक बनाना, ये कविता है। तो अगली पंक्तियां आती है यहाँ से कि जानती हूं अपनी कीमत, अहमियत अपनी उकेरी तदबीरों की, तभी तो बिखरते हैं कैनवास पर मरी हुई संवेदनाओं के गंध भरे भद्दे चित्र। तभी तो बिखरते हैं कैनवास पर मरी हुई संवेदनाओं के गंध भरे भद्दे चित्र, जिन्हें देखकर नाक सिकुड़ती है, भूलें चढ़ती है। आज जो लिखूंगी कल वही सच माना जाएगा, आज जो लिखूंगी कल वही सच माना जाएगा। फिर रौंद कर आत्मा को झूठ लिखूं कैसे। मैं कलम हूं चुप रहूं कैसे, चुप्पी का ये दंश सहूं कैसे। कलम होने की अपनी अहमियत या अपने महत्व को दर्शाने के साथ ही मैं याद करना चाहूंगी बापू को, जिनका जन्म दिवस है कल। शास्त्री जी, बापू जी की जयंती है और पूरा देश, पूरी दुनिया उनके आदर्शों को नमन करती है। अपनी कविता के जरिए मैं प्रणाम करना चाहती हूँ बापू जी को, महात्मा गांधी और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रथम प्रधानमंत्री रहे शास्त्री जी को। सत्य अड़िग है जाना तुमसे, सत्य अड़िग है, उनके सारे आदर्शों को मैंने इस कविता में संजोने की, पिरोने की कोशिश की है।
सत्य अड़िग है जाना तुमसे, सीखा भेद मिटाना भी। हिंसा पाप है जाना ये, दिल न किसी का दुखाना भी। छोटी छोटी बातें सीखी, छोटी छोटी बातें सीखी, सीखा उन्हें निभाना भी। तुमसे सीखा मैंने बापू, जीना और जिलाना भी। बातें बड़ी बड़ी ना करना, बातें बड़ी बड़ी ना करना, स्वच्छता अपनाना भी। भूल जाना हर कड़वाहट, मन से द्वेष मिटाना भी। तुमसे सीखा मैंने बापू, तुमसे सीखा मैंने बापू, झुकना और झुकाना भी। हक के लिए लड़ना, अपने पर लाठी नहीं उठाना भी। तुमसे सीखा मैंने बापू, अपना वचन निभाना भी। तुमसे सीखा मैंने बापू, अपना वचन निभाना भी। झुककर चलना, मिलकर रहना, गिरतों को उठाना भी। झुककर चलना, मिलकर रहना, गिरतों को उठाना भी। बिना रुके बढ़ते ही रहना, बिना रुके बढ़ते ही रहना, मुश्किल से टकराना भी। तुमसे सीखा मैंने बापू, अच्छा चरित्र बनाना भी। जीवन सादा चिंतन ऊंचा, जीवन सादा चिंतन ऊंचा, ये ऐसा आदर्श है जो शास्त्री जी और बापू के जीवन से हर व्यक्ति को सीखने को मिलता है। जीवन सादा चिंतन ऊंचा, मितव्ययता अपनाना भी। तुमसे सीखा मैंने बापू, आत्मनिर्भर बन जाना भी। सत्याग्रह का हाथ पकड़कर, सत्याग्रह का हाथ पकड़कर, सत्याग्रह का हाथ पकड़ दुश्मन को गले लगाना भी। तुमसे सीखा मैंने बापू, स्वाभिमान निभाना भी। धर्म के पथ पर चलते रहना, अंगुली नहीं उठाना भी। धर्म के पथ पर चलते रहना, अंगुली नहीं उठाना भी। तुमसे सीखा मैंने बापू, दया धर्म निभाना भी। और अंतिम पंक्तियां देखिए, हृदय में धारण करने योग्य है कि देश के खातिर जीते रहना, देश के खातिर जीते रहना, देश पे सांस लुटाना भी। तुमसे सीखा मैंने बापू, महात्मा बन जाना भी। तुमसे सीखा मैंने बापू, महात्मा बन जाना भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, और आपकी प्रस्तुति को भी बिल्कुल सलाम है। बहुत ही एक अलग तरीके से आप अपने आप प्रस्तुत करती हैं अपनी कविताओं को, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हर्ष शर्मा का। और विजय लक्ष्मी जी हर्ष की टीचर हैं, उन्हें पढ़ाती हैं स्कूल में, और उन्होंने ही इन दोनों बच्चों को इस मंच से जोड़ा है। उन्हीं के आदर्शों पर ये चल रहे हैं, दोनों बच्चे उनसे सीखते हैं और बहुत ही उम्दा कविताएं लिखते हैं। तो स्वागत है हर्ष आपका अपनी रचनाओं के साथ। स्वागत हर्ष। सबसे पहले सभी को नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला अपने आप को बताने के लिए। तो मेरी सबसे पहली कविता का नाम है कि घर जल्दी आ रहा हूँ, और बाकी सब कुछ कविता में ही है। चलता हूँ पापा कहते हुए, चलता हूँ पापा कहते हुए, इस बार फिर वो चल दिया। बेटे की हंसी दिया उसे, ये जानते हुए कि लौटेगा एक दिन तिरंगा ओढ़कर। पापा इस बार अच्छे से वक्त बिताऊंगा और आपसे तोहफा जरूर लूंगा, क्योंकि 1 महीना जल्दी आ रहा हूँ। कुर्ता, माँ के लिए साड़ी और रोहन के लिए ढेर सारे खिलौने ला रहा हूँ। बस ये चिट्ठी में लिखा और जवाब का इंतजार करने लगा कि बस आजा बेटा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कितना वक्त बिताता है, आजा तेरे लिए घर सजा रहा हूँ। माँ ने स्वेटर बुना है हाथों से कि ठंड होने लगी है, इस बार ये पहन लेगा। रोहन ने वेलकम बैक कार्ड बनाया है कि आते ही दरवाजे पर उन्हें देगा। पिता वो घड़ी न जाने कितनी बार पहन चुके हैं कि अच्छी तो लगेगी ना उस पर। पत्नी ने कहा कि शायद तकनीकी व्यवधान आ गया है
हर्ष की कनेक्टिविटी टूट गई है, कोई बात नहीं, हम उसकी रचना फिर से सुन लेंगे। मैं बुलाना चाहूंगी जियाना का, जियाना को। जियाना भी स्टूडेंट है, विजय लक्ष्मी जी की ही स्टूडेंट है। हर्ष को हम फिर से लॉग इन करवा रहे हैं, तब तक हम जियाना की कविताएं सुनते हैं। जियाना, स्वागत आपका। जियाना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला। मेरी पहली कविता मैं अपने देश को अर्पण करना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे मन का भारत। एक भारत जो सबके मन में स्वप्न रूप सा सजता है, उन्नति चारों ओर खुशियों का रंग बरसता है। ऐसे भारत की कल्पना क्या एक हकीकत है? स्वप्न सच ये हो सके, हम करते यही इबादत है। ऐसे भारत का हो निर्माण, जिसमें सब हो एक समान, निस्वार्थ कर्म सबका हित, मन में सबके प्रेम दान। जहाँ भाषा पहचान नहीं, बातचीत का साधन हो, पराया ना हो कोई इंसान, प्रेम सहित अभिवादन हो। जहाँ औरत देवी का रूप, जहाँ औरत देवी का रूप और अबला ना हो कोई नारी, बुरी नजर से देखने वाला जिंदा कर रहे अत्याचारी। जहाँ इंसानियत ही फले फूले, भूखा न सोए कोई, पैसा डाले न दरार रिश्तों में, याचक की रोटी हो हर रसोई। वो भारत जहाँ बुद्ध की अहिंसा हो, जहाँ लाल बहादुर की कर्मठता हो, कृष्ण की दोस्ती के रंग बिखरे, राम का हर बालक में आदर्श हो, विवेकानंद सी मेघा हो और हो सच लोकमान्य का सपना, रानी झांसी सी देशभक्ति हो, सुभद्रा सा चरित्र, मीरा सा समर्पण हो। उनकी आंखों में पलता था जो, उनकी आंखों में पलता था जो, ये भारत आज वैसा बन जाए। घर घर शास्त्री अब्दुल कलाम आजाद जन्मे, घर घर सुभाष मुस्काए। है यही कामना ईश्वर से, है यही कामना ईश्वर से, ऐसा मेरा भारत नव भारत बन जाए, नव भारत बन जाए, नव भारत बन जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत कविता जियाना। अगली रचना आप पढ़ेंगे? जरूर। आज क्योंकि पैनल में मेरी शिक्षिका भी प्रस्तुत है, तो एक कविता जो मैंने लिखी थी मेरे गुरुओं पर, आज मैं उन्हें समर्पित करना चाहूंगी। स्वागत। कल्पना के समंदर में हर बच्चे की वह नाव है, ये महज एक रॉकरी नहीं, अपने आप में एक भाव है। माता पिता के बाद भगवान का स्वरूप है ये, हमें पढ़ना लिखना सोचना सिखाते हैं। अपना समय हमें देकर गुरु हमारे जीवन की नींव बिठाते हैं। गुरु को गुरु कहो या माँ बाप, ये बात एक समान है। तुम्हारी हार में दुखी है तो तुम्हारी जीत में उनका मान है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, वह जीवन जीना सिखाते हैं। इस बड़ी सी दुनिया को हमें हर तरीके दिखाते हैं। अगर डांट दे सभी तो हम बच्चे बुरा मान जाते हैं, मगर नादान है हम ये नहीं समझते कि वह हमारे अच्छे के लिए समझाते हैं। कोई धर्म जात का भेद नहीं, इनके ऊंचाई एक समान है। ऊंचाइयां छुए इनके सभी बच्चे, इनका सिर्फ यही अरमान है। आज के इस दौर में गुरु शिष्य के रिश्ते में मित्रता है, और फिर भी आज देखो बरकरार पवित्रता है। हाथ पकड़ कर ले चला गुरु राह पे मंजिल की, कागज पर लिखा जवाब नहीं, वह बात पड़े दिल की। अभी हमें शायद पसंद ना हो, मगर बाद में याद करोगे, क्यों साथ छूट गया उनका, तुम यही फरियाद करोगे, तुम यही फरियाद करोगे। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया जियाना, वेरी गुड।
बहुत अच्छा। देखिए कितना खूबसूरत एक कमेंट आया है, मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ कि गजब है स्याही की फितरत, खुद उठे तो दाग बन जाती है और कभी अपनी कलम से बिखेरे तो जज्बात बन जाती है। और हम सब बहुत यहाँ बढ़िया। जज्बात ही बिखेरने के लिए आए हैं। और हर्ष को मैं शायद वो टेक्निकली कुछ एरर आ रहा है, तो पहले हम अविनाश जी की कविताएं सुनते हैं, फिर मैं हर्ष के पास आती हूँ। तो अविनाश जोशी जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया अंशु जी। अभी जो माहौल चल रहा है, जिस तरह की ऊहा-पोह भरी जिंदगी है, कोरोना का माहौल है, आदमी हमेशा घबराहट भरी जिंदगी जीता है, ट्रैफिक में चलता हुआ भी घबराहट भरी जिंदगी में है, और मीडिया देख रहा है तो भी घबराहट भरी जिंदगी में है। टीवी का रिमोट जब टटोलता है तो या तो सीबीआई की खबरें नजर आती है या कोरोना के आंकड़े तलाशता आदमी। मैं एक अपने कुछ शब्द इन्हीं के बीच में लिखते हुए कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। चांद कोहनी के बल औंधे मुंह तारों को निहार रहा था, चांद कोहनी के बल औंधे मुंह तारों को निहार रहा था, न जाने कब एक तारा टूटा और ब्रह्मांड में विलीन हो गया। अब उस जगह शून्य के अलावा कुछ नजर नहीं आता, अब उस जगह शून्य के अलावा कुछ नजर नहीं आता। गहन अंधेरा, घनघोर अंधेरा, सब तारों के मध्य एक प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आता है, केवल एक प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आता है। आज वो टूटा है, कल हम सब टूट जाएंगे, एक एक करके सबको जाना है। ये जीवन जो है ये एक विश्राम मात्र है, चंद लम्हों का विश्राम है। काश थम जाए ये विश्राम और आप हम सब विलीन न हो कुछ वक्त, शायद इसी बहाने ये दंभ अकड़ सब खत्म हो जाए। बस जब तक चमके चमकते ही रहे, हमेशा चमकते रहे, चमाते रहे, ये जीवन हमेशा ऐसा ही दमकता रहे। मेरी कुछ मुक्तक मैंने लिखे हैं जो सामयिक घटनाओं पे आधारित होते हैं। जिंदगी में कई बार जब हम अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं, उस पे मैं चंद अशआर लिखता हूँ, उस पे कुछ पेश है। उसने अखबार पे नाश्ता दिया लेकिन बिखरा हुआ खून देख खा नहीं पाया। लोग चाहे मुझे नास्तिक समझे, मुझे तो माँ में ही ईश्वर का प्रतिबिंब नजर आता है, मुझे तो माँ में ही ईश्वर का प्रतिबिंब नजर आता है। वह तो दहेज के कारण मर गई, वह तो दहेज के कारण मर गई और हम 3 तलाक पे लकीर पीटते रह गए। कुछ तो वजह होगी इस दुश्मनी की, वरना कमजोर को तो पूछता भी कौन है। कुछ तो वजह होगी इस दुश्मनी की, वरना कमजोर को तो पूछता भी कौन है। मेरी मुस्कुराहट को देख दुख को लगा, मेरी मुस्कुराहट को देख दुख को लगा, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। कैसे नींद आएगी चैन से साहिब, कैसे नींद आएगी चैन से साहिब, रात शायद सब आए होंगे शहीदों के, रात शायद सब आए होंगे शहीदों के। जो सच सुन नहीं सकता वो तो दुश्मन के लिबास में ही अच्छा लगता है। सोहबत का ख्याल रखना साहिब, सोहबत का ख्याल रखना साहिब, गलती तो आपकी होती है और दोष माँ बाप को दिया जाता है। कुछ मुक्तक और पेश करना चाहूंगा। उड़ो यकीनन उड़ो, उड़ो यकीनन उड़ो, लेकिन वहीं तक जहाँ से जमीन हमेशा दिखती रहे, जहाँ से जमीन हमेशा दिखती रहे। आकाश की परतें हटाकर आराध्य को ढूंढ रहा था, आकाश की परतें हटाकर आराध्य को ढूंढ रहा था। अचानक आवाज आई, स्वयं में ही तलाश ले भाई, स्वयं में ही तलाश। उलझने सब खत्म हो जाएगी साहिब, उलझने सब खत्म हो जाएगी। घर से निकलो तो माँ की दुआ ले लिया करो, घर से निकलो तो माँ की दुआ ले लिया करो। कब तक दबाओगे मेरे वजूद को मिट्टी में, कब तक दबाओगे मेरे वजूद को मिट्टी में। मैं तो बीज हूँ, बार बार उगाऊंगा, बार बार उगाऊंगा। अगर आप अनुमति दें तो कुछ मुक्तक और पढ़ पाऊंगा। एक राउंड हम और करेंगे, उसमें अविनाश जी आप जरूर मुक्तक पढ़िएगा। और शुक्रिया। अब मैं चाहूंगी हर्ष शर्मा अपनी कविताओं की प्रस्तुति दे, बहुत ही तकनीकी रूप से। सबसे पहले क्षमा चाहूँगा कि इंटरनेट की वजह से अभी मैं बोल नहीं पाया। तो मेरी कविता का नाम है
घर जल्दी आ रहा हूँ। चलता हूँ पापा, कहते हुए इस बार फिर वो चल दिया। बेटे की हंसी, माँ का प्यार सब पीछे छोड़कर। इस बार कमरे से बाहर भी नहीं आई माँ कि कहीं रो ना दे उसके सामने। भेज दिया उसे ये जानते हुए कि लौटेगा एक दिन तिरंगा ओढ़कर। पापा इस बार अच्छे से वक्त बिताऊंगा और आपसे तोहफा जरूर लूंगा, क्योंकि 1 महीना जल्दी घर आ रहा हूँ। आपके लिए कुर्ता, माँ के लिए साड़ी और रोहन के लिए ढेर सारे खिलौने ला रहा हूँ। बस ये चिट्ठी में लिखा और जवाब का इंतजार करने लगा। तू बस आजा बेटा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखता हूँ कितना वक्त बिताता है। आजा, तेरे लिए घर सजा रहा हूँ। माँ ने स्वेटर बुना है हाथों से कि ठंड होने लगी है, अब से ये पहन लेगा। रोहन ने वेलकम बैक कार्ड बनाया है कि आते ही दरवाजे पर उन्हें देगा। पिता ने न जाने कितनी बार वो घड़ी पहन कर देखी है कि अच्छी तो लगेगी ना उस पे। पत्नी ने कहा कि माँ के हाथों की खीर बड़ी पसंद है, इस बार मैं बनाऊंगी, उसे चखिएगा। बिना त्योहार ही उत्सव का माहौल है। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। माँ ने खुशी से दरवाजा खोला और रोहन दौड़ता हुआ आया। दरवाजे पर वो नहीं, शुभम उसका दोस्त खड़ा था, तिरंगे से ढका एक बक्सा साथ लिए। अब शायद हर कोई समझ गया था जब शुभम उनसे नजरें तक नहीं मिला पाया। एक पल में ही उत्सव का वो दिया बुझ गया और खुशियों की बाती पूरी जल चुकी थी। नम हो गई थी आंखें और कांपते बदन की सांसें थम चुकी थी। कर्तव्य पूरा करने के लिए देश के नाम खुद को सिर्फ एक ने किया है। कर्तव्य पूरा करने के लिए देश के नाम खुद को सिर्फ एक ने किया है, पर लगा कि उसकी सांसों के साथ ही 4 जिंदगियां और मर चुकी थी। वो स्वेटर अभी हाथ में ही था कि कहीं वो दुबला हो गया तो ढीला रह जाएगा। फौज की वर्दी पहन परेशान हो गया होगा। मेरे हाथों से बुनी स्वेटर में इस बार सर्दी बिताएगा। आकांक्षाओं और संवेदनाओं के सागर भरे थे, जहां अब आतिश सी जलन है। पूरा घर सजा था स्वागत में। किसे पता था कि वो इस हालत में घर वापस आएगा। बक्सा खोला तो पता चला कि जंग में शरीर पूरा राख हो गया, सिर्फ एक हाथ बचा है। पिता ने हाथ पर घड़ी पहना दी, कहा कि उसने कहा था कि मेरा तोहफा जरूर लेगा। मुझे एक पल के लिए देखा भी नहीं और कहा सबके साथ ज्यादा वक्त रुकेगा। माँ के हाथों जैसी खीर बनाई थी प्यार से, वो अब बेस्वाद और फीकी हो चुकी थी। पत्नी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई, क्योंकि अब सिर्फ उसकी साड़ी नहीं, उसकी जिंदगी भी सफेद हो चुकी थी। वो श्वेत सादा लिबास कफन की तरह ओढ़कर वो जिंदा लाश बनने वाली थी। वहां जंग में राख जिस्म उसका हुआ और जिंदगी इसकी जल चुकी थी। अपना प्यार, अपनी मोहब्बत एक वेलकम बैक कार्ड से पापा को दिखानी है। 7 साल का है अभी रोहन। उसे क्या पता कि तिरंगे में लिपटा वो हाथ उसके पिता की आखिरी निशानी है। उसे क्या पता कि सब सुन्न खड़े आंखों में आंसू क्यों लिए हुए हैं। उसे क्या पता कि अब आगे जिंदगी उसे बिना पिता के बितानी है। 2 साल बीत चुके हैं उस बात को, पर घर में सन्नाटा अभी भी वैसा ही है। भगवान के पास है पापा, हमें देखते रहते हैं, हमेशा ये कहकर वो छोटा सा बच्चा सबका मन हल्का कर देता है। इस दुनिया से तो चला गया, पर सबकी जिंदगी में उनके ख्यालों में रहता है। अब भी अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो वो ख्याल आंखें नम कर देता है। वो मरने के बाद भी कहता होगा कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। श्वेत लिबास अब हटाओ, तुम जिंदा हो, तुम्हारा हक है, अब तो अपनी जिंदगी में रंग भरो। अरे मरा मैं हूँ और ये मेरा फर्ज है मेरे देश के लिए। मरा मैं हूँ और ये मेरा फर्ज है मेरे देश के लिए, भगवान के लिए तुम मौत से पहले मत मरो। भगवान के लिए तुम मौत से पहले मत मरो। बहुत ही उम्दा हर्ष, बहुत ही बेहतरीन लिखते हो और तुम्हारी कविताएं हमेशा ही मुझे निशब्द कर जाती है। पिछले मंच पर भी ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर रोमित पुरोहित जो दुबई से हमारे साथ जुड़े हैं, पेंट ब्रश कम्युनिटी जो हमारे हर प्रोग्राम की सहयोगी रहती है, दुबई में आप डॉक्टर हैं, और सोनल पुरोहित बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। ये जख्म जो मिले गहरे हैं बहुत, मेरी खुशियों पे गमों के पहरे हैं बहुत, दर्द को मेरे जो मिटा दे मैं वो शिफा तलाश करता हूँ।
ये कमेंट भेजा है दुबई से डॉक्टर रोमित पुरोहित ने। थैंक यू सो मच रोमित जी हमारे साथ बने रहने के लिए, और थैंक यू सो मच टू पेंट ब्रश कम्युनिटी। और हिंदी मेरा प्यार जो मंच है वो हमारा सहयोगी है, एक दूसरा मेरा पहलू है जिसे जहाँ मैं हिंदी भाषा को साथ लेकर चलने वालों के साथ चलते हैं हम उस मंच पे। और चलिए हम अब दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं, कविताओं का दूसरा दौर, जहां हम अपनी एक एक रचनाएं और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी अभिषेक जी आपका। मैंने पिछले राउंड में बरसात पर लिखी थी जो भी अभी बीती है। अब मैं जो मेरा फेवरेट टॉपिक है जिंदगी लाइफ की पेचीदगियों पे मेरे को लिखने का शौक है, मैं उसी को सुनाता हूँ। बहुत बार जब से मैं प्रोफेशन में आया हूँ तो सीए है तो पेचीदगियां ही आप सुलझाते हैं, तो आप कविताओं की भी पेचीदगियां ही सुलझाइए। मैं बहुत बार सोचता हूँ मेरे अंदर का कवि अर्थ ढूंढते कभी आध्यात्म में ढूंढने लगता है, आध्यात्म में फिर अर्थ ढूंढने लगता हूँ। तो इन्हीं सबके बीच में मैं फंसा रहता हूँ बहुत बार। उसी पर मैंने लिखा था कुछ महीने पहले, कुछ सफर जो जिंदगी का तय कर लिया उसके ऊपर लिखा था। ये रात ही थी शायद मैं शहर समझता चला गया। ये रात ही थी शायद मैं शहर समझता चला गया। एक रोशनी की उम्मीद थी, एक धुन में वजह बेवजह चलता गया। ना मालूम क्या सोच रहा था, न जाने क्या सुन रहा था, न जाने क्या कह रहा था। एक धुन थी शायद और मैं, न मालूम क्या देख रहा था, न जाने क्या समझ रहा था, न जाने क्या समझा रहा था। एक धुन थी शायद और मैं, शून्य से मध्यांतर तक और अब मध्यांतर से आगे का सफर। रात बाकी है या शहर सी लगती है, एक रोशनी की उम्मीद है या एक धुन और मैं। क्या जेब भरी है रिश्तों या पैसों से, या खाली है सबका मोल चुकाते चुकाते। क्या कोई अपना है या खवा हूं खुद ही से, एक रोशनी की उम्मीद है या एक धुन और मैं। क्या हंसना चाहता हूं या मन रोने को है, या समझ रहा हूं और समझाना चाहता हूं। क्या जीना चाहता हूं या मन मरने को है, पता नहीं, पता करना चाहता हूं। क्या जहन में कुछ जज्बात हैं, या कुछ कहना चाहता हूं या कुछ सुनना चाहता हूं, पता नहीं, पता करना चाहता हूं। खुद ही खुद में कभी चुप रहता हूं, कभी गुफ्तगू करने लगता हूं। ये रात ही है शायद या शहर सी लगती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी बबीता जी आपका, अपनी एक रचना के साथ इस मंच को सुशोभित कीजिए। इस कविता का नाम है मुस्कान का रंग। पक्के गहरे रंगों की इंद्रधनुषी छटा ने जो सौंदर्य बिखेरा है। मुस्कान, तूने तो बेरंग होकर भी खुशी का सबसे प्यारा रंग बिखेरा है। मुस्कान, तूने तो बेरंग होकर भी खुशी का सबसे प्यारा रंग बिखेरा है। कवियों के आंगन में, उनकी लेखनी में खुशी का होता नित रोशन करता बसेरा है। बहुत आसान है अपने अल्फाजों में आनंद को डाल देना। बहुत आसान है अपने अल्फाजों में आनंद को डाल देना। मुझे खुशी है भगवान ने मुस्कान रूपी इत्र छिड़कने के लिए हम सभी को चुना है। तभी तो मेरी कलम से यही कहना है, लिख कर खुशी उजाला बन जाना। लिख कर खुशी उजाला बन जाना। जिनको कठिन लगती हो जीवन की राहें, उनके लिए रोशनी देते हुए अपने शब्दों से सहारा बन जाना। उनके लिए रोशनी देते हुए अपने शब्दों से सहारा बन जाना। फूल नहीं बन सके मेरे शब्द किसी के लिए तो कोई बात नहीं। फूल नहीं बन सके मेरे शब्द किसी के लिए तो कोई बात नहीं, पर उन्हें कांटे भी मत बनाना। पर उन्हें कांटे भी मत बनाना। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने आज हमारी सुन ली है, और जब कई बार ऐसा भी लगता है कि आज हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो भगवान हमारी नहीं सुन रहा है। लेकिन फिर भी मंदिर तो मंदिर ही है। लेकिन फिर भी मंदिर तो मंदिर ही है। विश्वास का दिया रोज जलाता है, वही तो घर जाने तक रोशनी पाता है। जो विश्वास का दिया रोज जलाता है, वही तो घर जाने तक रोशनी पाता है। इंतजार मत करना मुस्कुराने के लिए। इंतजार मत करना मुस्कुराने के लिए। सामने वाले की मुस्कुराहट का क्या पता उसने भी यही सोच रखा है। क्या पता उसने भी यही सोच रखा है।
दर्द और उदासी का भी मुस्कुराहट के सामने वजूद नहीं टिका है। दर्द और उदासी का भी मुस्कुराहट के सामने वजूद नहीं टिका है। जरा सा मुस्कुराने में हर्ज क्या है, जरा सा मुस्कुराने में हर्ज क्या है, जब पूरा जमाना ही खूबसूरत मुस्कान के पीछे पड़ा है, जब पूरा जमाना ही खूबसूरत मुस्कान के पीछे पड़ा है। आज विश्व कविता दिवस पर मेरा सभी से यही कहना है, मुस्कुरा लो जितना जी चाहे, मुस्कुरा लो जितना जी चाहे, कंजूसी करके मुस्कान को बचाने में क्या धरा है, कंजूसी करके मुस्कान को बचाने में क्या धरा है। तन्हाई में मैंने अपने मूक अल्फाजों को भी बोलते देखा है, तन्हाई में मैंने अपने मूक अल्फाजों को भी बोलते देखा है। चुप ही नहीं होते हैं वे, चुप ही नहीं होते हैं वे। सोचती हूँ क्या ऐसा भी कभी होता है, पर उनकी बातों में मैंने बहुत सारे अच्छे संदेशों को देखा है, पर उनकी बातों में मैंने बहुत सारे अच्छे संदेशों को देखा है। माध्यम हूँ मैं, माध्यम हूँ मैं, पर भगवान ने ही तो खींची उस पर रेखा है, पर भगवान ने ही तो खींची उस पर रेखा है। मेरा एकांत जिसमें मेरे शब्द मेरा साथ देते हैं, मेरा एकांत जिसमें मेरे शब्द मेरा साथ देते हैं। खुशी है मुझे किसी का दोस्त बनकर उनका अकेलापन हरने वाला है, खुशी है मुझे किसी का दोस्त बनकर उनका अकेलापन हरने वाला है। थैंक आपकी यू। कविताएं हमेशा ऐसा लगता है रास्ते में दीप जलाती हुई होती हैं, मुस्कुराती हुई, सकारात्मकता बिखेरती हुई, और बहुत ही उम्दा विचार आपके हमेशा होते हैं। और मैं स्वागत करना चाहूंगी संजय मनचंदा जी का। आप म्यूट हैं संजय। Now can you hear me? Yes. तो अंशु जी सुबह बता रहे थे कि आज जो है बुजुर्ग दिवस भी है। अब आप जो है बुजुर्ग दिवस के हिसाब से कुछ सुनना चाहेंगे? You want to hear something light या serious? जो भी आप कहेंगे मैं सुनूंगा। जो आपको उचित लगे। तो बुजुर्ग दिवस जो है वो 2 पार्ट्स में है। ये जो लिखी थी मैंने किसी के लिए लिखी थी, किसी की इच्छा को व्यक्त करने के लिए लिखी थी। तो मैं उस पे जो है बता रहा हूँ, दिस हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर ओल्ड एंड उनको जो है एक दूसरे को कुछ कहना है। तो पहले जो है बीवी क्या कहना चाहती है वो अपने पति से मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो उसका टाइटल मैंने दिया था हम तुम। तो हम तुम जो है पार्ट 1 में जो है वाइफ इज सेइंग समथिंग टू हर हस्बैंड, बोथ आर अबव 80। छत की कड़ियां गिनते गिनते पल जो बरसों पहले जिए वो भी गिने। जब हम तुम बंधे थे बचनों में गिरद लिए फिरे अग्नि कुंड के। जब शुरू किया जीवन अपना वन पति पत्नी और बच्चों के, कभी तुमने धोखे से रखे उपवास, कभी मैंने रखे वर्तने। कभी झगड़ा किया कभी मौन रही, पर छोड़ा ना संग तुम्हारा पति। हर दुख में तुम्हारा साथ दिया, हर सुख में तुमने निभाई विधि। खुश हूं कि जीवन के अंतिम क्षण में सर पर आज भी मेरा सुहाग है। करती हूँ मांग अपनी हर रोज सिंदूर तुम्हारे नाम का। मेरे जाने पर ना होना निराश, रखना ध्यान तुम अपना भी। मिलूंगी अगले जीवन में फिर से बनूंगी तुम्हारी पत्नी। तो ये जो है दिस इज समथिंग व्हिच एन ओल्ड वुमन इज वांट्स टू से टू हर हस्बैंड। तो हस्बैंड जो है वो आप अपनी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो लिखा था कुछ मैंने। देखा जब पहली बार तुम्हें दूर हो गई अब आवाज़ मेरी। घर में जब पड़े कदम तेरे हर गई चांदनी पूर्णिमा की। तुमने संभाली पतवार मेरी बन किरण सुबह के सूरज की। एक दिशा दिखाई जीने की बन दुर्गा लक्ष्मी मेरे। बच्चे छोटे से अब गवाह हो गए, अपनी अपनी सब राह हो चले। हम भी संग हाथों में हाथ लिए अब अपनी लाठी पे मेहरबान हो गए। जाना तुमने भी है और मैंने भी, जाना तुमने भी है और मैंने भी। दिन हो जुदा ये खबर नहीं, इससे पहले कि अमावस हो और जिंदगी हमसे दूर चले। बस कहनी है तुमसे एक बात जो कह न सका मैं इतने साल। मैं तुमसे हूँ,
मैं तुमसे हूँ तुम मुझसे हो, मांगू बस अब इतनी खैरात कि अगले जन्म में तुम हो पति और करूँ मैं सेवा बन तुम्हारी पति। So this is in 2 parts which I had written. And एक छोटी सी कविता जो है, अगर अंशु जी आप इजाजत दें। चलिए, जितनी देर में आप इजाजत मांगेंगे तब तक तो शायद वो पूरी हो जाएगी, अगर बहुत छोटी सी है तो जल्दी से। हाँ जी, ये जो है दिस इज समथिंग वेरी ऑन अ लाइटर नोट विच आई हैड रिटन। और शुरू में जो है, आई एम सो सॉरी, हाँ, ये जो है ऑन अ लाइटर नोट जो है, आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगी, सबके लिए है। काश मेरी आवाज कोई दूर कहीं ले जाए, जाकर उसके कानों में ये गीत कोई गुनगुनाए, मेरे अतरों से निकले अल्फाज का उसे कोई सुनाए, काश मेरी आवाज कोई दूर कहीं ले जाए। आंख से निकले अश्रु का मोती बन जाऊं मैं, तेरे मन की धड़कन का संगीत बन जाऊं मैं, तू जो मुस्कुराए तो बादल बन गन गन बरसूं मैं, बनकर तेरी पायल एक दिन छन छन छनकूं मैं, गिरे जो बाल तेरे चेहरे पर एक लट बन जाऊं मैं, तेरी उंगली से लिपट कुछ और इतराऊं मैं, तेरी हर मुश्किल का एक जवाब बन जाऊं मैं, पाँव जहां तू रखे वो राह बन जाऊं मैं, काश मेरी आवाज कोई दूर कहीं ले जाए, जाकर उसके कानों में ये गीत कोई गुनगुनाए। थैंक यू। बहुत बढ़िया संजय, और आपकी जो ये लाइन है कि काश मेरी आवाज दूर कहीं ले जाए, तो दुबई से डॉक्टर रोमित पुरोहित ने हमें कमेंट किया है कि 2021 में आप सभी लोग रेडी हो जाए दुबई आने के लिए। तो बहुत दूर तक हम सब कवि मन की आवाज जाने वाली है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। तो दुबई के मंच पे जाके हम अपनी कविताएं पढ़ेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर रोमित। एंड अब मैं बुलाना चाहूंगी निखिल कपूर को। अंशु जी शुक्रिया। अगली प्रश्न सुनाने से पहले बस यूं ही कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जाने कब जिंदगी से एक लम्हा चुराया और कमीज की जेब में डाल लिया, जाने कब जिंदगी से एक लम्हा चुराया और कमीज की जेब में डाल लिया, एक उम्र तक वो लम्हा दिल के साथ धड़कता रहा, एक उम्र के साथ वो दिल के साथ धड़कता रहा, देखो कलम ने आज उसे याद बना दिया है। अगली है जो आजकल रिश्तों की सबसे बड़ी परेशानी है कि हम रिश्तों को समय नहीं देना चाहते हैं। सुनो दर्द को भी जाने मत देना, सुनो दर्द को अभी जाने मत देना, उसके पाँव की आलता अभी सूखी नहीं है। सुनो दर्द को अभी जाने मत देना, उसके पाँव की आलता अभी सूखी नहीं है। बहुत वक्त लगता है कदमों की निशान मिटाने में, बहुत वक्त लगता है गए कदमों की निशान मिटाने में, और अभी तो अपनी जोड़ी की जमीन भी पक्की नहीं है। सुनो दर्द को अभी जाने मत देना, उसके पाँव की आलता अभी सूखी नहीं है। सुनो खिल जाने दो कुछ फूल आंगन की क्यारी में, सुनो खिल जाने दो कुछ फूल आंगन की क्यारी में, इनकी उम्र बहुत लंबी नहीं है। माना कि सहेज लेगा कोई इन्हें कागजों के बीच, माना कि सहेज लेगा कोई इन्हें कागजों के बीच, मगर सूखे हुए फूलों से कभी किसी कहानी की किस्मत बदली नहीं है। सुनो एक आवाज तो दो जाते हुए दर्द को, सुनो एक आवाज तो दो जाते हुए दर्द को, लौटना होगा उसे क्योंकि भूले हुए दर्द की किस्मत बहुत ही बुरी है। सुनो सिर्फ एक बार पहचानना मुझे, तुरो सिर्फ एक बार पहचानना मुझे, हर बार तराजू पे बिकी हुई बात भूलती नहीं है। सुनो क्या अब भी पहचानते हो मुझे, सुनो क्या अब भी पहचानते हो मुझे, वक्त की दीवार पर एक घड़ी जाने कब से रुकी सी है। सुनो एक आवाज तो देना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया निखिल जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर दिवा को। डॉक्टर दिवा, स्वागत आपका। थैंक यू अंशु जी। कविता पर आने से पहले रिश्ते की अपनी कल्पना पर 4 पंक्तियां सुना रही हूँ।
कि शब्द, सुगंध, स्पर्श, दर्शन, स्वाद और श्रवण। शब्द, सुगंध, स्पर्श, दर्शन, स्वाद और श्रवण, गर हो जाए शून्य सारे ही संवेदन, तब भी हर पल रहे दिल दिल के पास और महसूस करे उसका हर एहसास। कुछ ऐसे ही रिश्ते की कल्पना संजोई है जब से तुमने दिल में धड़कने पिरोई, जब से तुमने दिल में धड़कने पिरोई। और अब चूंकि मैं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं अक्सर उनसे जुड़े हुए विचार भी साझा करती हूँ, उनसे जुड़ी हुई पीड़ा सबके सामने रखती हूँ, जो भोगा है, जो देखा है और जो हमारे आसपास है। मैं किरण हूँ, मैं रोशनी की खिर्चों से भी उतर आती हूँ, लता हूँ एक बौराई सी स्नेह के स्पर्श से लिपट जाती हूँ कोमल भी छुई हुई सी, नजर भर देखो तो लजाती हूँ और नर्म जैसे रुई सी हर शीत से बचाती हूँ। पर उस किरण की आग भी हूँ, अतिकारक को हूँ जला सकती, महक से मूर्छित भी करती, कोई उलझे तो हूँ उलझा सकती, हूँ समर्थ भी इतनी मैं, राह अपनी खुद बना सकती और कठोर भी ऐसी हूँ, हर तूफान से टकरा सकती। तुम मत समझो कमजोर मुझे, क्या हुआ जो मृदु मुस्कान है। तुम मत समझो कमजोर मुझे, क्या हुआ जो मृदु मुस्कान है। मत सोचो कि नादान हूँ, पर नजर ही मुझे पहचान है। तुम साथ दो तो अच्छा है, तुम साथ दो तो अच्छा है, वरना मेरा अलग भी नाम है। जग जननी हूँ सम्मान करो, मेरा भी आपकी सम्मान है। जग जननी हूँ सम्मान करो, मेरा भी आपकी सम्मान है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत आपकी अभिव्यक्ति, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली। और अब मैं बुलाना चाहूंगी विजया लक्ष्मी जाके विजया को। विजया, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। शिक्षक हूँ तो शब्दों के प्रति मेरा एक अलग ही आकर्षण है और हिंदी से जुड़ी हूँ तो बहुत अच्छा लगता है शब्दों के साथ खेलना। और मेरी एक रचना है जो आंसू को विश्लेषित कर रही है, कब कब आंसू आते हैं और कैसे। रचना प्रस्तुत है। आंसुओं का बहना, आंसुओं का बहना जैसे आंखों का कुछ कहना मगर, आंसुओं का बहना जैसे आंखों का कुछ कहना मगर देर तक सिर्फ चुप रहना, किसी फोड़े का भीतर ही भीतर पनपना और कृत्रिमता इनकी मगर के आंसू, और कृत्रिमता इनकी मगर के आंसू। मगर क्या मगर के आंसू हमेशा दिखावटी? क्या मगर के आंसू हमेशा दिखावटी? फूट उठे और बहे नहीं तो शायद मर्यादा रोके, फूट फूट कर झरे मन की परतें खोले। लेकिन क्या हर कोई समझे? लेकिन क्या हर कोई समझे? पाकर स्पर्श अपने पन का चुपचाप लुढ़कते हैं कोरों से, पाकर स्पर्श अपने पन का चुपचाप लुढ़कते हैं कोरों से। और कभी अभिलाषा में टपकना निरंतर, किंतु क्या ये हमेशा रुलाते ही हैं? कदाचित मधुर स्मृतियों में ये मुस्कुराते भी हैं। आंसू कभी कभार जब चिरकाल तक छुपे रहते हैं सिर्फ कोनों में, तब आकर ही लौटते हैं, तब आकर ही लौट जाते हैं, शायद जमे हुए होते हैं। और ये जमे हुए आंसू, और ये जमे हुए आंसू बड़ी भयावह आंधी उठाते हैं। सुना है कभी कभी ये प्यारे साथी, सुना है कभी कभी ये प्यारे साथी, जब बरसों यूं ही बहते हैं तो अतृप्त से सूख भी जाते हैं। और कभी कल्पना की भाषा, कभी प्रिय की आंखों के मोती अनमोल कहाते हैं, बहते झरते टपकते लुढ़कते सूखते जमते आंसू। पर क्या कभी हम किसी की आंखों में इन्हें पढ़ पाते हैं? कभी विवशता में बहते जब ये किसी की आंखों में, हम कितनी बार अपने हाथों से इन्हें पहुंच पाते हैं? सच उपहास के नहीं, अंतर्मन के कपाट हैं ये, हर किसी के सामने नहीं खुल पाते हैं, हर किसी के सामने नहीं खुल पाते हैं। तकनीक हमें कितनी दूर ले आई है अपनों से, परिवार से, ये मैंने तब जाना जब एक दिन मेरे घर में लाइट चली गई। और क्या हुआ देखिएगा, मैं अपने मायके गई हुई थी, आज बरसों बाद महका आंगन चहका घर भर, आज बरसों बाद महका आंगन चहका घर भर, बूढ़ी आंखों से झरझर सावन बरसा, खिल उठा चौक पीपल का,
खिल उठा चौक पीपल और अपनेपन की धूम थी, कह कहे गूंज रहे थे खिड़कियों में घुट रही थी सत्तू ठंडाई। कह कहे गूंज रहे थे खिड़कियों में घुट रही थी सत्तू ठंडाई। चौबारे में चने चबेने की धूम थी, गुड़िया खेली गई पौड़ी में। बरसों बाद बड़की दीदी ने जबरन चुपड़ा तेल और गुथी 2 चोटियां। छुटकी को मलमल नहलाया, काजल का टीका खूब लगाया। गलियों में गेंद बल्ले की धूम थी, हटी निगाहें टीवी से मोबाइल से और मिलकर बैठी ननद भौजाई। बातें हुई मैल धुले, माँ के हाथों की छाछ राबड़ी कैर सांगरी करी ढोकले। माँ के हाथों की छाछ राबड़ी कड़ी ढोकले केर सांगरी खाई मन भर। और सब सखियों की महफिल जमी खूब, क्योंकि आज शहर में बिजली गुल थी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत और हर अल्फाज को जताने की कोशिश की है, हर जज्बात को बताने की कोशिश की है। और सच पूछो तो आप सभी ने छुपे हुए कविताओं के जज्बात दिखाने की कोशिश की है। एक कमेंट और डॉक्टर रोहित पुरोहित की तरफ से वो हमारे बहुत बढ़िया, बहुत आभार। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हर्ष शर्मा को। हर्ष अपनी कविता के साथ हमारे समक्ष है। मेरी अगली कविता जो है वो बलात्कार पर है, जो दुष्कर्म लड़कियों के साथ होते हैं। जब अभी थोड़े समय पहले, कुछ महीने पहले, एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तब मैंने ये लिखी थी कि एक बार में खत्म करो वरना होंगे ये बार बार। कब तक सहेंगी बेटियां, कब तक बिखरेंगे परिवार। हे शक्ति रूप हे गुणागार, करुणावतार तू सुन पुकार। भरे बाजार जिंदा जले ये तभी रुकेंगे बलात्कार। थी फूल सी शक्ल उसकी, आंखों में उसके नूर था। 5 साल की उम्र थी, उसका जानना जरूरी था। हाँ, क्रूरता से घूर था, दुष्कर्म वो मशहूर था। क्या जी रही थी जिंदगी, यही उसका कसूर था। हाँ, ढूंढता लड़कियों को ढूंढता, एक मासूम की जान उसने ले ली। वाह क्या दिखाई शूरता। टॉयलेट में जब वो घुसी, उसके पीछे पीछे आ गया। दबा के उसकी चीख को जान उसकी खा गया। ऐसे दरिंदे इस धरती पर पैदा ही क्यों होते हैं। क्या दया भी नहीं आई उसे जब उसके शरीर से खून आ गया। इंसानियत उस राक्षस की हैवानियत में बह गई। कितना पुकारा उसने, चिल्लाती बस वो रह गई। हाँ, दम तो तभी तोड़ दिया जब हुआ था ये हादसा। न जाने पर क्यों उसकी रूह कांपती ही रह गई। रोई सिर्फ वो नहीं, हर लड़की रोती रह गई। क्या ऐसे काम करने वाला असली मर्द होता है। जिंदगी उछालना क्या यही इनका फर्ज होता है। हाँ, चीखी भले हो बस एक बेटी उस रात, पर सुनकर है ऐसे हादसे हर माँ को दर्द होता है। जब अपहरण करने की कीमत रावण ने चुकाई जान से, फिर बलात्कार करके भी क्यों अपराधी बैठे हैं ये शान से। जो रानी बनकर रह रही थी कभी अपने घर में, न जाने क्यों पड़ी है मूक अब वो शमशान में। क्या कभी खत्म कर सकेंगे हम इस अपराध को। पहले कांपा था दिल्ली, फिर रुलाया हैदराबाद को। हाँ, चिथड़े जब इनके भी उड़ेंगे, जब भरे बाजार में, तभी बचा सकेंगे हम इन मासूमों की जान को। जान लेने का ये कौन सा तरीका है, जिंदगी उजाड़ना इन्होंने कहाँ से सीखा है। अब बस एक ही दुआ है मेरी रब से है विधाता, पैदा ही ना हो लड़की जिसका मरना ऐसे लिखा है। धन्यवाद। हर्ष, तुम्हारी बात में बहुत दम है और बहुत ही, मतलब अगर मैं यहाँ एक ऑडिटोरियम में बैठी होती तो शायद स्टैंडिंग ओवेशन देती, एक माँ होने के नाते, एक लड़की होने के नाते। और जिस तरह से जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, अभी भी हम देख रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारी कविता दिल को चीर कर निकलने वाली कविता है। और इस उम्र में ऐसे जज्बात और ऐसे भाव एकदम सलाम करने का मन करता है तुमको। बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल बेमिसाल। मैं सभी शायद यही कहेंगे बात के लिए। बहुत बढ़िया हर्ष। और अब मैं बुलाना चाहूंगी जियाना को। जी विजय लक्ष्मी, कुछ कह रही हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह की सोच इस उम्र में है, शायद हम अब सोच पा रहे हैं, इतनी परिपक्वता। और बहुत बहुत आशीर्वाद हर्ष, अपनी इस योग्यता को बढ़ाते रहना।
और अब मैं बुलाना चाहूंगी जियाना को। जियाना स्वागत है। जियाना नमस्कार जी। तो जैसे कि कुछ दिन पहले ही हमने बेटी दिवस मनाया और उससे कुछ दिन पहले और हालांकि अब तक हम कुछ ऐसे किस्से सुनते आ रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, शायद क्या जो होने ही नहीं चाहिए, जो दिल दहला देते हैं। इनसे ही रिलेटेड मेरी अगली कविता है। ये एक बेटी की कहानी है। इस कविता में बेटी का नाम नहीं, क्योंकि शायद ये हर घर की कहानी है। मैं शुरू करना चाहूँ, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल स्वागत है। जब माँ की कोख में थी वो, तो पिता उसके घबराए, कहे कोख गिरा दो, नहीं चाहिए बेटी कहीं ना हो जाए। बेटी ना चाहने का कारण वो पिता कैसे समझाए, अंदर ही अंदर घबराता है वो, कहीं रेप ना हो जाए। जैसे तैसे करके बेटी इस दुनिया में आई, पिता का मुख देख वो खूब खिलखिलाई। भूला अपनी चिंता वो देख बेटी की मुस्कान, मन में उसने ठान लिया बेटी है उसका मान। सोच लिया था दिल में उसने बेटी को बचाएगा, दुनिया की काली नजरों से बेटी को छुपाएगा। माँ ने जिसको माना था वो बेटी अब बड़ी हुई, चुलबुली सी प्यारी मगर स्कूल जाने को अड़ी हुई। कहे भैया भी तो जाता है, मैं भी स्कूल जाऊंगी, देखना माँ बाबा मैं घर उन्नति लाऊंगी। स्कूल का नाम सुन पिता ने साफ मना किया, मगर बेटी की अत्याजय जिद पर आखिर उसे स्कूल भेज दिया। लड़ झगड़ कर हक के लिए वो स्कूल गई, कॉलेज गई, जैसा कहा था वैसे ही वो सदैव प्रथम रही। अब बारी थी नौकरी की, पर शादी का दबाव था। घुट घुट कर जीने का अब उसके दिल पर भी घाव था। आते भर बेटी ने अपना फैसला सुना दिया, अविवाहित रह नौकरी करने का उसने निश्चय कर लिया। भैया विदेश में थे, बेटी पर घर की जिम्मेदारी थी। माँ की पापा के कंधे दबाकर उसने काटी रतिया सारी थी। समय गुजरता गया, बेटी अब बड़ी अफसर बन गई थी। बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, चुनौतियों से उसकी थन गई थी। बचपन के जो डर थे अब वो उनसे उबर गई थी। पिता भी उसे सर माथे रखते थे, समाज में उसकी पहचान बन गई थी। क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं आप कि कैसे हुआ होगा? जंजीरों में जकड़े हुए भी आधुनिकता ने उसे कैसे छुआ होगा? तो ना सोचो डरो, तो ना सोचो ना डरो, बेटियों को दुनिया में लाओ। और हाँ, एक काम जरूर करो, उन्हें खूब पढ़ाओ, उन्हें खूब बढ़ाओ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जियाना, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जियाना, ब्यूटीफुल। ये दोनों बच्चों की जो सोच है इसको देखकर वाकई में कि अगर इतने संस्कारित और इतने भावुकता और इतने भावों भरे बच्चे अगर हमारे हिंदुस्तान के होंगे और तो निश्चय ही बहुत अच्छे दीप जलेंगे। लेकिन स्थितियां बहुत उलट निश्चित रूप से, निश्चित रूप से अंशु जी, इन बच्चों के लिए तो बस दुआएं निकलती हैं दिल से। बिल्कुल बहुत ही उम्दा, इन लोगों की अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी है और सोच, जो गहरी सोच है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी अविनाश जोशी जी को। अविनाश जी, आपका स्वागत है। अनम्यूट कीजिए अविनाश जी।
मैंने धुएं को अपनी जिंदगी से जोड़ा है, जी उस पे एक कविता लिखी है। मैं धुआं हूँ सिगरेट का धुआं, मैं धुआं हूँ सिगरेट का धुआं, कुछ ही समय में अदृश्य हो जाऊंगा, कुछ ही समय में अदृश्य हो जाऊंगा। मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो साहिब, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो साहिब, हाथ से हाथ बच जाएगा, पकड़ नहीं पाओगे। फिर भी आशावादी रहो, पकड़ते रहो, हाँफते रहो, मत भूलो, यह तो एक मृग तृष्णा है, यह तो एक मृग तृष्णा है। धुआं भी कभी शरीफ हुआ है, वह तो आदतन फक्कड़ है, खाना बदोश की तरह उड़ जाएगा हमारी तरह। कुछ मुक्तक मैं फिर सुनाना चाहूंगा। इबादत तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक मुस्कुराकर नहीं की जाए। स्वर्ग नरक तो एक तिलिस्म है, वास्तविक स्वरूप तो वर्तमान जीवन है। जिंदा थे तो रास्ते में खूब रुकावटें थी, जिंदा थे तो रास्ते में खूब रुकावटें थी, आज अर्थी निकलते वक्त सबने रास्ता दे दिया। कब तक मुट्ठी बंद रखोगे इतराओगे, आखिर एक दिन तो खुली जाएगी। मन की माला में अंतिम सार है, लेकिन मन तो रोज कहीं न कहीं घूमने को आतुर है। मैंने परछाई से कहा चलो कहीं दूर चलें, मैंने परछाई से कहा चलो कहीं दूर चले, उसने कहा कोई कभी साथ चला है क्या, कोई कभी साथ चला है क्या। बचपन में चुप्पी माँ समझ जाती थी, अब माँ के बोलने पे लगता है माँ को कुछ नहीं आता। बचपन में चुप्पी माँ समझ जाती थी, अब जब माँ बोलती है तो लगता है माँ को कुछ नहीं आता। मुकाम पे सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, मुकाम पे सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, उस समय मैं परिवार के राय ले लेता हूँ, उस समय मैं परिवार से राय ले लेता हूँ। मेरी जिंदगी दोहरापन से विमुख है शायद, इसीलिए अक्सर मैं अकेला दिखता हूँ। सोचा आज खूब खिलौने खरीद लेता हूँ, सोचा आज खूब खिलौने खरीद लेता हूँ, लेकिन बचपन वापस कैसे लाऊंगा। लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। पत्थर का घर बनाने से ज्यादा मुश्किल इंसानों के दिल से घर बनाना है। हासिल की गिनती कौन करता है साहिब, हासिल की गिनती कौन करता है साहिब, बस हमेशा जीवन की कमियां तलाशते रहते हैं लोग, बस हमेशा जीवन की कमियां तलाशते रहते हैं। थैंक यू। बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आपकी अविनाश जी। और इसी के साथ हमारा जो ये एक हमने छोटा सा पोइट्री फेस्टिवल आज ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ चंद पंक्तियां मेरी हैं एक त्योहार के लिए, तो आज के इस मंच को मैं समर्पित करती हूँ कि तुम त्योहार बनकर मत आना मेरे जीवन में, तुम त्योहार बनकर मत आना मेरे जीवन में, जिसके चले जाने के बाद का सूनापन मेरे मन को बेचैन करे, जिसके चले जाने के बाद का सूनापन मेरे मन को बेचैन करे। तुम हर दिन की गति बनकर रहना मेरे जीवन में, तुम हर दिन की गति बनकर रहना मेरे जीवन में, जो सूरज की लालिमा के साथ उड़कर चांद की चांदनी जैसे मेरे साथ चले। तो आप सभी कवि मनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस छोटे से त्योहार को जो मनाया हमने, पोइट्री फेस्टिवल को मनाया, इसी तरह के त्योहार हम मनाते रहें, कवि मन आपस में एक दूसरे की बात समझते रहें, समझाते रहें और प्रेरणा देते रहें। और ये जो दो आईने जैसे बच्चे हमारे पास बैठे हैं, ये और आगे बढ़े, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये कारवां, ये सफर जारी रहे, ये कारवां चलता रहे और हर्ष और जियाना जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे प्रतिनिधि बनकर जुड़ते रहे, ऐसी मंगल कामना, शुभकामना। बहुत 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 बधाई। बिल्कुल इसी तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे। तो आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगी सिंपली जयपुर, थार सर्वोदय संस्थान, पेंट ब्रश कम्युनिटी दुबई से और हिंदी मेरा प्यार के संदीप कौशिक जी का, जो सभी प्रेरणा देते रहते हैं इस तरह के कार्यक्रम करने की। आभार आप सभी का, धन्यवाद। अंशु जी और हर्ष जी को, सोमेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू, ये अवसर देने के लिए। थैंक यू अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। आप सभी 2 मिनट मैं लाइव को क्लोज कर देती हूँ, फिर हम बात करते हैं।